हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। ठीक है, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि आप जीके डोज चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो वेलकम टू जीके डोज फ्रेंड्स 69 बीपीएससी के लिए जो हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये 69 बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है। कल हम लोगों ने 1 to 29 क्वेश्चन डिस्कस किया था और ये 1 to 29 जो क्वेश्चन है ना, ये किस सेक्शन से था? ये हिस्ट्री सेक्शन से था और इसमें एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न को हमने कवर किया था। इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे राज व्यवस्था, पॉलिटी और ज्योग्राफी को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा जो सेशन है ना, उसमें 30 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति फ्रेंड्स 3-4 क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप आगे भी देखिएगा। अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या है? ठीक है, तो इसमें जो पहला है आदिम लक्षणों के संकेत, क्या होना चाहिए अगर जनजाति के रूप में घोषित करना किसी समुदाय को, तो क्या क्या उसमें विशिष्टताएं होनी चाहिए? तो पहला सही है कि आदिम लक्षण होना चाहिए। जो भी आदिम लक्षण, आदिम मतलब कोई शिकार करता हो, किसी का कोई बहुत ही पुराना कल्चर हो, कोई आज भी जंगल में रहता हो, मतलब आधुनिकता से वो दूर हो। विशिष्ट संस्कृति अभी मैंने बता दिया। बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म आती है उन्हें, यानी मतलब डेवलप सोच से उन्हें शर्म आती है, डेवलप सोच से वो जुड़ने से डरते हैं। पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव भी होता है। ठीक है, अब इसमें बताना है कि ये कौन कौन से इसमें विशिष्टताएं हैं, तो ये चारों होगा फ्रेंड्स, तो उपयुक्त सभी होगा। ये जनजाति समुदाय घोषित करने के लिए ये चारों लक्षण होने चाहिए। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, देखिए उपयुक्त सभी है। किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। पहला क्या है? आदिम लक्षणों के संकेत। दूसरा है विशिष्ट संस्कृति। तीसरा है भौगोलिक अलगाव और चौथा है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में संकोच और पिछड़ापन। ये है चारों पैमाना आपको होगा, चारों लक्षण होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं अनुच्छेद के बारे में भी जिक्र किया हुआ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। फ्रेंड्स ये आर्टिकल याद रखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड आर्टिकल है 342। यह आयोग अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कार्य करता है, तो इतना आपको याद रखना है। हो सकता है कि इस बार आर्टिकल पूछ दे, तो 342 आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 31 पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया है, यानी मौलिक जो अधिकार है ना, उसको किस देश से लिया गया है? तो इसको लिया गया है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, यूएसए से लिया गया है मौलिक अधिकार को, फंडामेंटल राइट को। अब हम एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित विचार का संदर्भ संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। मजबूत केंद्र के साथ संघ, देखिए मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ एवं उच्चतम न्यायालय के सलाहकार क्षेत्राधिकार से संबंधित संदर्भ कनाडा से लिया गया है। यानी कनाडा भी जो ऑप्शन में है उसका भी यहाँ एक्सप्लेनेशन है कि कनाडा से क्या लिया गया, आयरलैंड से क्या लिया गया, ऑप्शन ऊपर में दिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित विचार लिए गए हैं और इंग्लैंड से कानून बनाने की प्रक्रिया, विधि का शासन, एकल नागरिकता, द्विसदनीय संसदीय प्रणाली एवं सीजीए के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका था अगला क्वेश्चन। चलिए हम अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? ये तो एकदम रट ही लीजिएगा और आप कोशिश कीजिएगा कि संघ राज्य क्षेत्र पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत में, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनिट 1 जो है, ठीक है, वहाँ से लेके फंडामेंटल ड्यूटी तक आप पढ़ लीजिएगा। संसद इम्पोर्टेंट, कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, मैं कोशिश करूँगी कि उसका एमसीक्यूज करवा दूँ आप लोगों से। चलिए ये पहले हम देख लेते हैं कि अस्पृश्यता किस अनुच्छेद में है।
तो ये आर्टिकल 17 में है, अस्पृश्यता का उन्मूलन है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित अर्थात यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष एक सेकेंड, अनुच्छेद जो यहाँ अनुच्छेद दिया गया है उसके बारे में यहाँ वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया। अनुच्छेद 14 में 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख है, जिसमें कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर रोक लगाता है, यानी यह प्रावधान करता है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर भी भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 22 में निरोध, हिरासत एवं गिरफ्तारी के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो ये था आपका सारा आर्टिकल अस्पृश्यता, आप याद रखिएगा आर्टिकल 17। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 33 में है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? हाई कोर्ट पूछ रहा है फ्रेंड, तो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है। अनुच्छेद 216 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 216 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति है। संविधान के अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और ऐसे अन्य न्यायाधीश होते हैं जिनको राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यकता के अनुसार नियुक्त करता है। चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 34 पे। 34 में है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? 5वीं अनुसूची। फिर आ गया अनुसूचित, ये क्या बोलते हैं, जनजाति। 5वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है? तो ये है आपको अनुसूचित जनजाति के शासन और हितों की सुरक्षा से रिलेटेड है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजातियों के लोगों के अनुशासन एवं हितों की रक्षा से संबंधित है। ठीक है, भारत सरकार ने अनुसूचित क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र से अभिप्रेत किया है जिन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्तमान में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना में 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र विद्यमान है। VVI फ्रेंड्स स्टेट के नाम के साथ इसका एक नोट्स बना लीजिएगा प्रॉपर, और हर एक दिन इसको रिवीजन करना है। देखिए एग्ज़ाम में ये नहीं है कि आपने बहुत पढ़ा, एग्ज़ाम में ये है कि आपने मगअप कितना किया, डाइजेस्ट कितना किया। ठीक है, चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। फिर यहाँ न्यायालय आया, एक अनुसूचित जनजाति से पूछा हुआ है 2 क्वेश्चन। न्यायालय में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों आ गया। फंडामेंटल राइट से यहाँ 2 क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 हम देखते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था? तो ये आपको दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। ठीक है, इसमें दिया गया था। अब संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे को टच नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यही था कि सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे का प्रावधान, मतलब मूल ढांचे का जो क्या बोलते हैं सिद्धांत दिया। अब इसके बारे में और भी सारे यहाँ पे गोलकनाथ, एक बार संविधान के मूल ढांचे से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट है ना, उसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूछता है ये केशवानंद या मूल ढांचे से संबंधित जितने भी आपको जजमेंट है उससे क्वेश्चन पूछ देता है, श्योर पूछता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है ना वो है आपका 36 में हम देख लेते हैं। सूची में सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को सूची सेकंड में उनके स्थापना के वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने पहले भी आपको पीडी में करवा दिया है, पीडी के करंट अफेयर में मैंने आपको करवाया है प्रीवियस, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन हर एक स्टेट अपने अपने तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। पीडी में भी मैंने करवाया था, इसलिए करवाया था कि अभी इलेक्शन भी हुआ है
तो पूछ देगा। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, ये आपको मैच करना है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है, एक है नॉर्मल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक है बहुजन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपको मैच करना है, तो यहाँ हम देख लेते हैं ये कूट है, यहाँ हम डायरेक्ट आंसर को देख लेते हैं, वो कूट मिलाने में फिर पता चलेगा 5 मिनट ऐसे ही लग जाएगा। भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है, सिंपल कम्युनिस्ट पार्टी 1925। अब है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964, बहुजन समाजवादी पार्टी 1984, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, ठीक है। ये आपको है, ये याद रखिए, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी 1984 और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 में। चलिए हम अगला देखते हैं। किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? यानी पूछ रहा है अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष या सदन के, मतलब ये अनुच्छेद के अंतर्गत जो अध्यक्ष होते हैं वो सदन के किसी भी सदस्य को मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकते हैं। तो ये है 120 का ए, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका होगा। अब हम ऑप्शन सी है तो उसको देख लेते हैं। अनुच्छेद 120 ए क्या है, 1 क्या है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 120 एक संसद में प्रयोग की जाने वाली, ठीक है, भाषा से संबंधित है। यानी संसद में किस भाषा का प्रयोग होगा वो आर्टिकल किस में है, 120 एक में है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई सांसद हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है तब उस स्थिति में लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, ठीक है, उसे अपनी मातृभाषा में संसद को संबोधित करने की अनुज्ञा अर्थात अनुमति दे सकते हैं। अनुच्छेद जो 110 है ना वो धन विधेयक से संबंधित है तथा अनुच्छेद 122(2) न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच न किए जाने से संबंधित है। ये तीनों ही आर्टिकल अनुच्छेद काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा है, ठीक है। 122 है कि संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है न्यायालय, और 110 क्या है, वो धन विधेयक है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम इधर आ जाते हैं। कॉलेजियम प्रणाली, फिर आप देख रहे हैं कॉलेजियम, संसद से भी एक क्वेश्चन है कॉलेजियम प्रणाली। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट देखिए अब ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फिर उसके बाद इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, ठीक है। ये आपका है, पहला है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति करता है, वो 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। और उस समय इससे न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ये सही है, हाँ सही है। अब दूसरा है संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली को आरंभ किया था, ये गलत है। तीसरा है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है, सही है। चौथा है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई। अब इस पे भी कॉलेजियम प्रणाली में भी आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, तो आपको एक बार पढ़ लेना होगा कॉलेजियम प्रणाली को अच्छे से। तो ये गलत है, आपका ऑप्शन 1 और 3 सही है। आंसर देखते हैं 1 और 3, आंसर क्या होगा, C। अब देख लेते हैं कॉलेजियम प्रणाली के बारे में, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया, पढ़ देती हूँ मैं। कॉलेजियम प्रणाली भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124, 2 और 217 क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। 217 क्या है, हाई कोर्ट का है, और 124 क्या है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यह प्रणाली संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा ये जो प्रणाली है ना कॉलेजियम प्रणाली, यह प्रणाली संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित ना होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के माध्यम से विकसित हुई है।
तो याद रखिएगा, वहाँ पूछ रहा था कि संसद ने विधि बनाकर इसको लाया है, इस व्यवस्था को, तो ऐसा नहीं है। अब हम देखते हैं तीसरा, इसमें यह सीजेआई की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय होगी। मतलब जिसको भी ये रेफर करेंगे कि हाँ इन्हें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है, वो व्यक्तिगत सीजेआई की राय नहीं होगी, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की राय नहीं होगी, वो भी 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद ही राय देंगे। अगला हम देखते हैं कि ये जो कॉलेजियम प्रणाली आई किस जजमेंट से आई, तो ये तीसरे न्यायाधीश मामले 1998 में राष्ट्रपति द्वारा जारी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आर्टिकल 143 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार किया, जिसमें सीजेआई और उसके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल होते हैं। इसकी अध्यक्षता सीजेआई द्वारा की जाती है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। तो इसको एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए। जजमेंट याद रखिएगा कि तीसरे न्यायाधीश मामले में इस व्यवस्था को स्थापित किया गया था और 1998 है टाइम। चलिए हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, कथन क्या है? इसने प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े, जैसे समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अभी पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा इसमें सही है। इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, 43A और 47 तो नहीं होगा, 48A होगा, पर्यावरण संरक्षण वाला है। ये तो तीसरा गलत ही है। ऑप्शन भी देखना पड़ता है ना। देखिए ऐसे ऑप्शन को ऐसे अगर आप देता है ना सेंटेंस कि इसमें से कौन सा, तो आपको अगर एक भी पता है ना तो पहले ऑप्शन से आप मैच कीजिए। अगर वो कंफर्म है, जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया कि 47 नहीं था, तो देखती हूँ 3 गलत है ऑप्शन में, कैसे मैं पकड़ूंगी वो मैं बताती हूँ। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभा और विधान मंडलों के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये 42 है, जो 42 ये था, जो क्या बोलते हैं, संविधान संशोधन था, इसके बारे में ये पूछ रहा है। तो देख लेते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसमें सही है आपका 8 मूल कर्तव्य जोड़े गए, और इसमें होगा 2 सही है, 2 और 3 नहीं, 2 एक से। अच्छा गलत कौन सा है? गलत तो 3 तो होगा ही, यानी 2 3 गलत है। देखिए आप, मैंने बोला ना ऑप्शन से ही पकड़ में आ जाएगा। 3 गलत है, यानी 2 और 3, ये भी गलत है और ये भी गलत है। 2 और 3 गलत है। एक बार एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। देखिए 2 और 3 गलत है। इतना फैक्ट याद नहीं होता है, लेकिन ऑप्शन देख के क्वेश्चन बन जाता है। पता नहीं लोग कैसे बोलते हैं कि ऑप्शन भारी होता है, ऑप्शन टफ होता है, ऑप्शन से हम चूज नहीं, ऑप्शन से ही तो एलिमिनेशन होता है। उस टेक्निक को भी मैं आपको बताऊंगी जब लास्ट मिनट एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के रूप में माना जाता है। ठीक है, इसके तहत संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। तो ये पहला में था, सही था। इसमें राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता का उपबंध शामिल किया गया। इसके तहत संवैधानिक संशोधन को न्यायिक प्रक्रिया से बाहर किया गया और नीति निदेशक तत्वों को व्यापक बनाया गया। ठीक है, और 8 मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वहाँ 8 दिया था ऑप्शन में, 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व की मौजूदा सूची में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 4 नए नीति निर्देशक तत्व को जोड़ा गया। ये हम देख लेते। देखिए मैंने बोला था ना 48 आपको जोड़ा गया है। 39A समान न्याय को बढ़ावा देने और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने हेतु 39A जोड़ा गया। 39F था कि बच्चों के स्वास्थ्य के विकास के अवसरों को सुरक्षित करने हेतु ये जोड़ा गया।
43A है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाना, और 48A में है पर्यावरण की सुरक्षा सुधार और वन है, ठीक है, फॉरेस्ट और वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास किया गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हो गया ये सारे। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी एक्सप्लेनेशन है। भारत के राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के सदस्यों के साथ भारत के राष्ट्रपति को राज्य विधानमंडल के सदस्यों के साथ संसद में सदस्य को आरोग्य घोषित करने का भी अधिकार दिया गया। अतः कथन 1 और 4 सही है, जबकि 2 और 3 गलत है, जो मैंने आपको बता दी। देखिए यहाँ नोट लिखा भी, अनुच्छेद 47 संविधान का मूल भाग है, इसको जोड़ा नहीं गया था, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। पॉलिटी में भी पूछा गया है अच्छा खासा क्वेश्चन, हमने 30 से शुरू किया था, ये 10वां क्वेश्चन है। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? अगर वित्तीय आपात की स्थिति में 360 लागू होता है तो इसके वित्तीय परिणाम क्या होंगे? पहला होगा राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है। वेतन भत्ता, हाँ, ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या किसी अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, यानी उसके विचार में उसको लाने की आवश्यकता नहीं है, अब ये बताना है, ठीक है। आगे हम देखते हैं, उसको भी देखते हैं सही है या गलत है। पहला तो आपको सही है, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ के मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते को कम करने का आदेश दे सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखी जाएगी। अब धन विधेयक के बारे में हम देख लेते हैं, ऑप्शन यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम समझ लेते हैं सीधे एक्सप्लेनेशन के साथ कि इसमें जो होगा ना, इसमें 1 3 4 सही होगा। देखिए यहाँ 1 3 4, 1 3 और 4, ठीक है, यानी ये तीनों सही होगा। और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखने की आवश्यकता नहीं है, गलत है, आवश्यकता है। उस टाइम में सबके वेतन भत्ते कट सकते हैं अगर वित्तीय आपात लागू हो सकती है। अगर श्रीलंका वाला मैटर हो गया कि राष्ट्रपति भवन में लोग उसके खाना खा रहे हैं, नहा रहे हैं, बैठ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उस स्थिति में आपके वेतन कट सकते हैं, ठीक है। लेकिन वैसा सिचुएशन इंडिया में नहीं आएगा फ्रेंड्स, आप घबराइए नहीं, आप बहुत ही सेफ देश में रह रहे हैं। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 41। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आयरलैंड के से लिया गया है, ठीक है, वो मैंने पहले भी पढ़ लिया था, ये हो गया। भाग 4 में है और 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक। सिक्किम संघ का पूर्ण राज्य बन गया, ये पूछता ही ऐसा लगता है पता नहीं सिक्किम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसको सिक्किम को कब मिला? तो 75 76 में कंफ्यूज नहीं होना है, 75 होगा, 1975 में होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये एक्सप्लेनेशन भी। 1975 में सिक्किम वर्ष 1975 में भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना था। यह पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, जैसे ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं है। इसके उत्तर पूर्व में चीन, पूर्व में भूटान, पश्चिम में नेपाल, जबकि दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य से घिरा हुआ है, ठीक है। और ये भारतीय संसद द्वारा इसे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, ठीक है, भारतीय संघ में सम्मिलित होने की इच्छा जताई थी, तो इसे भारतीय संघ में शामिल किया गया था, ठीक है। लेकिन इसको 1975 में, ठीक है, 22वां राज्य बनाया गया था, वो संविधान संशोधन था 36, ठीक है। यानी भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में, और इसको 22वां, सिक्किम को भारतीय संघ का 22वां राज्य बनाया गया था, वो था संविधान संशोधन 36। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब ये था आपका पॉलिटी का, यानी 42, यानी टोटल पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं?
पॉलिटी से यानी राज व्यवस्था से 12 में आपने मिलाया कि कौन कौन से टॉपिक इतने इम्पोर्टेंट थे। एक तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, एक था संसद, ठीक है, उसके बाद था फंडामेंटल, ये क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी था, और सुप्रीम कोर्ट के साथ कुछ जजमेंट था, ये था, और अनुसूचित जनजाति था। बीपीएससी का एक हिट टॉपिक पंचायत भी रहता है, लेकिन इसमें पूछा नहीं गया है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा गया था आपको, ठीक है। तो पहला है गैंगटिक डॉल्फिन के संबंध में पूछा गया है कि इस पे आपको विचार करना है, इसमें से कौन सा कथन सही है। अब है गंगा नदी की डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये सही है। आपको सही कथन चयन करना है। हाँ, कौन से कथन सही है, ठीक है, एक सही है। इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ठीक है। आप बताइए गंगा जो डॉल्फिन है ना, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे ये गलत है फ्रेंड्स, नेत्र लेंस है। यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है, ठीक है। ये देख नहीं सकती है लेकिन नेत्र लेंस होता है। प्रभावी रूप से अंधा बना देती है, ये वर्ड सही नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको मतलब साउंड को सुन के, कंपन को सुन के इको लोकेशन का उपयोग करके आगे बढ़ती है अपने शिकार की तरफ। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये 1, 3 और 4 ये गलत है फ्रेंड्स। तो एक बार डॉल्फिन को भी पढ़ लीजिएगा। तो 1, 3, 4 आपका सही है आंसर। क्या है? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 सही है। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लैटिनिस्टा गैंगेटिका, ठीक है। इसकी खोज आधिकारिक तौर पर 1801 में की गई थी, ठीक है। बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी प्रणालियों में रहती है। यह केवल मीठे पानी में रह सकती है। केवल वर्ड है मीठे पानी में, तो याद रखिएगा कि है तो है, केवल मीठे पानी में ही ये रहती है, ठीक है। चलिए, वास्तव में ये दृष्टिहीन होती है। मैंने पहले ही बताया था कि दृष्टिहीन होती है, अर्थात इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र नहीं होता है। लेकिन यहाँ क्या है, इसमें कोई क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। अब यहाँ पे IUCN की ये में संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया, ना कि विलुप्त प्राय। अच्छा, इसमें क्या पूछ रहा है? एक सेकंड, गलत कथन पूछ रहा है क्या? कौन से कथन सही है? तो 2, 3, 4 सही है। 2, 3, 4। अच्छा, एक सेकंड, ये इसमें नेत्र लेंस नहीं होता है, तो ये आपका ये इसलिए ये नेत्र विहीन आपको है डॉल्फिन, सही है। ये भी सही है और ये भी सही है। ये गलत है फ्रेंड्स, मैंने गलत यहाँ पे आपको ये कर दिया। लुप्त प्राय में नहीं, ये किस में शामिल है? देखिए, ये शामिल है आपको विलुप्त प्राय नहीं, जबकि संकटग्रस्त की श्रेणी में रखा गया है, ना कि विलुप्त प्राय, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन में, ये सॉरी, इसको मैंने आपको गलत बता दिया। चलिए आगे से इस चीज़ को ध्यान रखती हूँ। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? अब आपको पता है कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है। तो गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। गंडक नदी को नेपाल में गंडकी और नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है, और इसका उद्गम भी नेपाल की सीमा के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर में स्थित है, ठीक है। यह भारत में बिहार और उत्तर प्रदेश तथा नेपाल के उत्तरी भाग से होकर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यूपी में भी ये बहती है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 45। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार, नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भितिया, नमक दलदल और मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है, ठीक है। इसका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब जो मन्नार की खाड़ी है ना, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में
खाड़ी के मुख्य क्षेत्र वाले तटीय क्षेत्र सहित उद्यान के चारों ओर 10 किलोमीटर तक फैले तटीय क्षेत्र शामिल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका एक्सप्लेनेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये सही है। कुडप्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है? नहीं। ठीक है, ये जो है ना कुडप्पा जो श्रृंखला है किसके लिए फेमस है? तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो मैं अभी बताऊंगी। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ी में पाया जाता है? गलत है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? ये भी गलत है। अब देखिए, कुडप्पा जो क्रम की चट्टान है ना, इस परतदार चट्टान है, इसमें जीवाश्म का अभाव है। ठीक है, इसमें बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर इत्यादि पाया जाता है। और इसमें किसकी पहाड़ी में, आप थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैं 1 बाई 1 पढ़ूँ ना, आपको नहीं, इतने सारे आपको खनिज है, ये याद नहीं होगा तो इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ना आपको बेकार है। आप एक बार इसको याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा और एक नोट्स बना लीजिएगा खनिज पे। ठीक है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारत मानक समय रेखा एक दूसरे, ज्योग्राफी में फ्रेंड्स एक लेवल था क्वेश्चन का, आप देख रहे हैं कि किस पठार पर कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री और भारत की मानक समय रेखा भी मतलब एक दूसरे को काटती है? तो ये है बघेलखंड। ठीक है, बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। अब कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है और मानक जो समय रेखा है 82 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्य, और कर्क रेखा 8 राज्य। इसका ट्रिक मैं याद करा दूंगी, जिसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है कर्क रेखा के लिए। और ये जो है क्या बोलते हैं मानक समय रेखा है, ये जो 5 राज्य हैं ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 48 देखते हैं, उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तिब्बत सीमा से कौन सा नहीं लगा है? तो ये है अल्मोड़ा। अब ये पूछ लिया है, बीपीएससी में पूछ लिया है। ठीक है, तो अल्मोड़ा उत्तराखंड के 3 जिले, ये आपको एक बार सीमा आप देख लीजिएगा बॉर्डर का, स्पेशली आप बांग्लादेश भी देख लीजिएगा और म्यांमार भी, क्योंकि म्यांमार के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, असम वगैरह में एक एग्रीमेंट हुआ है, तो वो आपको एक बार मैं जब करेंट करवाऊंगी उसमें कवर करवा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 49, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो ये है नगड़ी। ठीक है, नगड़ी है। ठीक है, ये कहाँ है? स्वर्ण रेखा नदी रांची से 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित नगड़ी गांव के पास रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। ये तो झारखंड पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, यह जलप्रपात के रूप में गिरने के बाद इस नदी का बहाव पूर्व की ओर हो जाता है। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात इसी नदी पे है, स्वर्ण रेखा नदी पे है, और आपको जमशेदपुर वगैरह में ही बहती है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, अब ये था आपको 49 यानी 9 क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी से पूछा हुआ है। और अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब कथन और कारण है। ठीक है, कथन और कारण ही है। ठीक है, कथन कारण पे हम आते हैं। पहला है आपका, घाना तट पर सोने के समृद्ध, सोना मतलब गोल्ड। ठीक है, सोना मतलब वो सोना नहीं जिनसे सोना नहीं, सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। क्या ये सही है? सही है। ठीक है, इसी से तो पता चलता है कि महाद्वीप एक दूसरे से कनेक्टेड थे। पेंजिया था, पैंथालसा था, फिर वो टूटा, फिर वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में निकले, जिसे अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, पेंजिया 2 खंड में टूटा। तो यही सारी चीज़ें एक दूसरे से मिलती हैं, जिसे आपको प्लेट टेक्टोनिक या पेंजिया या पैंथालसा ये सब सिद्ध होते हैं। अब दूसरा देखते हैं, किसी समय में ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त थे। देखिए है, तो ये दोनों सही है, लेकिन ये सही व्याख्या आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला प्रश्न पे। 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच
ग्रीनविच क्या है 0 डिग्री है, दोपहर के 12 बज रहे हैं, 90 डिग्री है। तो कैसे 90 × 4 360, 360 को यानी 6 घंटा आगे होगा, यानी क्या होगा यहाँ 6 PM होगा। ये तो एकदम नॉर्मल सा इक्वेशन, अगर आपको नहीं आता है तो एक बार आप इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। यानी थिम्पू का समय भारत का क्या है 5.5 घंटे है। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है 1 डिग्री के अंतराल पर? तो 180 है, लेकिन 179 होगा क्योंकि एक वो खुद भी हो जाएगा, ठीक है। ये है 179। एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती हैं सॉरी, तो ये होगा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती हैं। अल नीनो एक गर्म जलधारा पैटर्न है जो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सतही जल के असामान्य तापन की स्थिति को दर्शाता है और दक्षिणी दोलन की मतलब जो दक्षिणी दोलन की घटना है जो उष्ण की अवस्था के रूप में देखा जाता है। यह घटना ला नीनो की तुलना में अधिक बार होती है, ठीक है। तो ये प्रशांत महासागर में एक गर्म जलधारा का पैटर्न है, ठीक है। अब हम आते हैं 54 पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सतही क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। तीसरी पूछ रहा, हाँ सही है। तो पहली दूसरी कौन सी है? तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी। यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। ये भी सही है कि महान। अच्छा, इसमें क्या है? गलत कथन का चयन करना है, सॉरी गलत कथन का चयन करना है। सतही क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, गलत है, ठीक है। यह अफ्रीका के महान झीलों में से एक है, ये सही है। विक्टोरिया झील आपको अफ्रीका में है, ठीक है। इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से लगती है, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा के जिंजा के पास झील से बाहर निकलती है, तो ये सही है, ठीक है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है। चलिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। विक्टोरिया जो झील है ना, थर्ड नहीं, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है। पहली सुपीरियर है। अब इसकी सीमा युगांडा, केन्या, तंजानिया की सीमा से लगती है, ठीक है। उसके बाद तो ये हमने देख लिया। अब हीट वेव, इस बार बहुत गर्मी थी तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन पूछना था तो पूछ लिया बीपीएससी ने। हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके में अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है, ठीक है। हीट वेव का क्या मतलब है? मतलब 30 डिग्री अगर पहुंच गया तो उसे हीट वेव मानेंगे? नहीं, 30 डिग्री टेम्परेचर को हीट वेव नहीं मानेंगे। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव मानेंगे? तो ये भी आपको गलत है, दोनों गलत है फ्रेंड, ना तो एक सही है और ना दो। अब इसका हम देख लेते हैं। भारत में हीट वेव घोषित करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मानदंड इस प्रकार से हैं। मैदानी इलाके में है 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए और पहाड़ी इलाके में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होना चाहिए, तो इसे हीट वेव माना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 56। यूएई रियासती राज्य है, ठीक है। कहाँ का रियासती राज्य है फ्रेंड? ये आप बताएंगे। यूएई रियासती राज्य है यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो ये है आपका दुबई, शारजाह, कुवैत, बहरीन। अच्छा, रियासती राज्य में कौन कौन से शामिल है, ठीक है। यूएई रियासती राज्य में अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन, फुजेरा, रास अल खैमा शामिल है। याद कर लीजिएगा फ्रेंड। अब ये क्या है? यूएई रियासती राज्य क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये है आपको यूएई मिडिल ईस्ट का देश है, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी राजधानी अबू धाबी है। इसकी समुद्री सीमा फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से लगती है। ये दोनों खाड़ियों हुर्मुज जल
जल संधि जो है हॉर्मुज स्ट्रेट से एक दूसरे से जोड़ती है। मतलब कौन सी खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में क्या है, हॉर्मुज जल संधि। ये मैप कराना ज़रूरी है उस एरिया का जहाँ इज़राइल है, आपको अरब है, या वहाँ पे स्वेज नहर, लाल सागर, भूमध्य सागर, वो एक मैं मैप में आपको कवर कराऊंगी करंट में। इसके प्रमुख रियासती राज्य मैंने अभी आपको बता दिया ऑप्शन में। ये पता नहीं क्यों पूछा गया है इस टाइप का बकवास क्वेश्चन। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते भी हैं जिसको छोड़ना होता है, ठीक है। और आपको पता है कि कितना स्ट्रॉन्ग निगेटिव मार्किंग है बीपीएससी में, 1/3। जो यूपीएससी भी दे रहा है ना, उसका भी निगेटिव मार्किंग 1/4 होता है। तो आप सोच समझ के ही ऑप्शन को टिक कीजिएगा। अगर एकदम नहीं पता है तो ज़्यादा होशियार नहीं बनना है, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाँ, कहीं अंदेशा हो 50-50, 60-80, 20 का चांस हो तो वहाँ आप रिस्क ले सकते हैं। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो पल्सर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन तारे होते हैं। अब पल्सर क्या है, ब्रह्मांड में पल्सर वास्तव में तारे नहीं बल्कि घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होते हैं। यानी ये न्यूट्रॉन स्टार परिवार के सदस्य हैं। इनकी मूल ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ये अपने आप ही बिखर जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में एक बार न्यूट्रॉन तारे पल्सर के बारे में पढ़ लीजिएगा। 58 हम देखते हैं, लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन है। भूकंप तो होगा नहीं, इसमें कभी नई परत जुड़ती नहीं है। संवहन भी नहीं होगा। समुद्र तल का फैलाव होगा जिसके तहत नई परत जुड़ती है, ठीक है। भूस्खलन भी नहीं होगा, सबडक्शन भी नहीं होगा। चलिए अगला हम देखते हैं 59। भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी से प्रवाहित होते हैं। जो मेंटल है भूपटल में मतलब जो मेंटल है ना, वो ठोस टुकड़ा जैसा है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, इसको प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है बी। अब देखिए प्लेट सीमा भी इसमें दे दिया, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत इसको बोलते हैं। चलिए 59 हो गया। अब हम लास्ट देखेंगे 60 जो है, उसके बाद 60 के बाद 61 से फिर इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल को हम कल कवर करेंगे। आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री मेजर पोर्शन हो गया। इकोनॉमिक्स और बिहार स्पेशल को हम कल देखेंगे। और करेंट तो क्योंकि जो करेंट पूछ दिया है फिर प्रीवियस में वो तो पूछेगा नहीं। अच्छा, मैं अभी पहले इसको देख लूँ, लास्ट क्वेश्चन जो है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस जीके डो चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से जुड़िए, आपको 70वीं बीपीएससी में काफ़ी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इसको सुमेलित करना है। कैसीनो, यूज, जूनो, आर्टेमिस और वेरिटास, ठीक है। जूनो क्या है, बृहस्पति से है, ठीक है। जूनो यानी बी का 1, इसी से ऑप्शन मिला। ये बी का 1 2 जगह 3 जगह आ जा रहा है। बी का 1 कैसीनो, यूजेस, शनि और यूरेनस, ठीक है। वेरिटास, आर्टेमिस होगा आपको मानव अंतरिक्ष और वेरिटास शुक्र होगा। एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए कैसीनो, यूजेस बृहस्पति, शनि और उसके वाला जूनो बृहस्पति, आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा में मंगल ग्रह तक, चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। वेरिटास फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा, शुक्र इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस बार। तो ये हमारे टॉप 60 क्वेश्चन थे, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के जिसको हमने कवर किया। फिर हम नेक्स्ट कल मैं आप लोगों से जुड़ूंगी, जो आगे का बचा हुआ क्वेश्चन है उसको डिस्कस करूंगी। फिर 68 प्रीवियस मतलब 10 ईयर का मैं कोशिश कर रही हूँ कि बीपीएससी का क्वेश्चन कवर करा दूँ। फिर 10 ईयर यूपीएससी और भी पीवाईक्यू जो अभी करीब 2 साल में हुए हैं ना, 2 साल में रिसेंटली एसएससी है या सीडीएस है, एनडीए है, उनके भी क्वेश्चन मैं कवर कराऊँ जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। अदर भी तो एग्ज़ाम हो रहा है ना, उसके करेंट है, उससे करेंट ट्रेंड आपको पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, कोई लापरवाही नहीं, सारे आप डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर कीजिए और पढ़ाई में मन लगाइए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।